जो बच्चे किसी कारणवश अडॉप्शन में नहीं जा पाते, तो बच्चे पढ़ लिख कर हमारे ही बाल भवन में 18 वर्ष की उम्र के बाद अपने पैरों पर खड़े होते हैं और उनकी शादियाँ भी हम करते हैं। अभी आपने देखा होगा रेवाड़ी के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी इस तरीके से तैयार की गई है कि यहाँ पे 600 से ज़्यादा बच्चे हर महीने सीखते हैं और रेवाड़ी का जो रिज़ल्ट्स हैं, मैं कहती हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम डॉक्टर, आईएएस ऑफिसर्स बनते हैं, तो इन लाइब्रेरीज़ की ही देन है कि बच्चे वहाँ पे शांति से पढ़ पाते हैं। उसके अलावा हम जो बड़े शहर हैं वहाँ पे स्विमिंग पूल्स बनने जा रहे हैं, जिसमें बच्चे ना केवल हेल्दी-वेल्दी रहेंगे बल्कि वहाँ पे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर सकते हैं। आर्चरी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है महेंद्रगढ़ के अंदर। हम चाहते हैं कि बाकी जगहों पे भी शूटिंग और आर्चरी की जो ये मॉडल है इसको शुरू किया जाए। और आगे हम बाल विधानसभा का एक कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहे हैं, जिसमें 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनका हम कॉम्पिटिशन करा के पार्टिसिपेट करवाएं कि 90 के 90 विधानसभाओं में 90 विधायक बाल विधायक बने। जिस पैटर्न पे विधानसभा नॉर्मल चलती है उसी पैटर्न पे बाल विधानसभा चलाने का एक सपना है, जिसको जल्दी ही पूरा कराऊंगी मैं। ये जो हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेशन है वो गवर्नमेंट जॉब्स में भी वैलिडेशन है। जो बच्चे यहाँ से ब्यूटिशियन का कोर्स करके जाते हैं, जो बच्चे यहाँ से कंप्यूटर सीख के जाते हैं, हार्ट्रोन जैसी बड़ी उनके साथ भी हमारा टाई अप है, तो बच्चों को रिकॉग्निशन मिलती है और वो ये जो उनका ये सर्टिफिकेट है वो उनको आगे नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत ही मदद करता है। हम बच्चों को ऑनलाइन आईलेट्स और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज़ भी हमने शुरू करवाए हैं। ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। कहीं न कहीं हरियाणा के जो छोरे-छोरियाँ हैं वो वैसे तो बहुत तेज़ है, पर कहीं न कहीं इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश में मात खाते हैं। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद जो था ये कांग्रेस के टाइम में हुआ करता था कि रोहतक के लोग ही लग रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही लग रहे हैं। हम अपने ही प्लेटफॉर्म पे एक नया अभी मिशन लेके आ रहे हैं, जिसमें जो बच्चे भीख मांगते हैं उनकी कैसे रिहैबिलिटेशन हो सके, कैसे उनको पढ़ाया जा सके, कैसे उनको भीख से हटाकर जो है अपने पैरों पे खड़ा किया जा सके। कहीं न कहीं अपने फ़ायदे के लिए उन बच्चों को यूज़ किया जाता है, बच्चों को कहीं और स्टेट से लाकर यहाँ पे भीख मंगवाई जाती है। तो इसको रोकने के लिए हमें सबको ही इकट्ठे होकर एक मुहिम उठानी पड़ेगी। कहीं न कहीं वो पेरेंटिंग कंट्रोल भी होना ज़रूरी है और उसके लिए भी स्कीम्स बननी चाहिए। ऐसे लॉक्स लगे, ऐसी प्रोहिबिशन हो कि बच्चे उन साइट्स तक ना जा पाएँ जो उनके लिए खतरनाक हैं। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं शैली शर्मा और आप देख रहे हैं जेपी हरियाणा। हरियाणा बाल कल्याण परिषद की मानद महासचिव हमारे साथ है रंजिता मेहता जी। आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद। रंजिता मेहता जी, सबसे पहले आप आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए कि बाल भवन का आयोजन कैसा था और कैसा रहा। देखिए, हर साल बाल भवन के पैटर्न के ऊपर हमारे प्रतियोगिताएं करवाई जाती हैं, जिसमें सभी हरियाणा के स्कूल के बच्चे जो है पार्टिसिपेट करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल है चाहे वो प्राइवेट स्कूल है। और हर साल की तरह ये प्रतियोगिता इस बार जो स्टेट लेवल है वो हमें रेवाड़ी में ऑर्गेनाइज़ किया है और तकरीबन 2500 बच्चे पूरे हरियाणा से यहाँ पर आकर कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। और 29 तरह की ये प्रतियोगिताएं हैं जिसमें ये बच्चे भाग लेते हैं, चाहे वो क्ले मॉडलिंग है, डांस कॉम्पिटिशन्स है, पेंटिंग कॉम्पिटिशन है, सोलो डांस है, सिंगिंग है। तो बच्चों की प्रतिभाओं को निखारने के लिए एक प्लेटफॉर्म दिया जाता है, जिसपे बच्चे ना केवल परफॉर्म करते हैं बल्कि एक कॉन्फिडेंस लेकर जाते हैं कि अगली बार ज़िले से मंडल से स्टेट की तरफ उनका जो है रुझान बढ़ता है कि हम भी जीत सकते हैं। और फाइनली जो बच्चे 530 पूरे स्टेट से जीत कर जाते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज़ के लिए, उनको माननीय राज्यपाल जी के द्वारा सम्मानित कराया जाता है और एक बहुत बड़ा भव्य आयोजन करके इन बच्चों का कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाता है कि बाल भवन के प्लेटफॉर्म के ऊपर आप आगे बढ़ सकते हैं और आपको जो है एक अचीवमेंट मिल सकती है। हरियाणा राज्य में कितने बाल भवन बनाए जा चुके हैं अभी? देखिए, हमारी टोटल अभी 48 जो है मिनी और बड़े बाल भवन पूरे हमारे 22 के 22 जिलों में हैं, जिसमें हमारे जिला बाल अधिकारी जो हैं वो बखूबी से इस कार्यभार को संभाल रहे हैं और उनकी पूरी टीम उनके साथ इस काम में लगी हुई है। और जिला के जो डिस्ट्रिक्ट डीसी हैं वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, तो उनके साथ तालमेल से ये पूरी गतिविधियाँ चलाई जाती हैं। ना केवल बच्चों को वहाँ पे जो हमारे बाल गृह हैं उनमें रखा जाता है, उन जो बच्चे अडॉप्शन के लिए अनाथ बच्चे हैं उनकी वहाँ पे अडॉप्शन करवाई जाती है, और जो बच्चे किसी कारणवश अडॉप्शन में नहीं जा पाते तो बच्चे पढ़ लिख कर हमारे ही बाल भवन में 18 वर्ष की उम्र के बाद अपने पैरों पर खड़े होते हैं और उनकी शादियाँ भी हम करते हैं। अभी रोहतक में हमारी एक बच्ची है जिसकी उम्र 19 वर्ष हो गई है और उसके लिए अब योग्य वर देखा जा रहा है, वो शादी कराने के लिए इच्छुक है कि मेरी शादी कर दी जाए। तो इस तरीके से बच्चा एक सेटल हो जाए, एक अपने पैरों पे खड़ा हो जाए
और उसके अलावा हरियाणा मुख्यमंत्री अंत्योदय के तहत हमारी डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं, चाहे वो सिलाई सेंटर है, चाहे वो ब्यूटिशियन का कोर्स है, वो कंप्यूटर कोर्स है और हमारी लाइब्रेरीज़ हैं। तो ये भी हम प्लेटफॉर्म बच्चों को देते हैं ताकि बच्चे पढ़ सकें। आपने देखा होगा रिवाड़ी के अंदर डिजिटल लाइब्रेरी इस तरीके से तैयार की गई है कि यहाँ पे 600 से ज़्यादा बच्चे हर महीने सीखते हैं। और रिवाड़ी का जो रिजल्ट्स हैं, मैं कहती हूँ कि जो बच्चे यहाँ पे मैक्सिमम डॉक्टर IAS ऑफिसर्स बनते हैं, तो इन लाइब्रेरीज़ की ही देन है कि बच्चे वहाँ पे शांति से पढ़ पाते हैं। परिषद का भविष्य के लिए क्या रोड मैप है, क्या आगे क्या करने जा रहे हैं, नया कुछ करने जा रहे हैं, उसके बारे में बताइए। देखिए, डेफिनेटली हमने लास्ट ईयर ही नया कंसेप्ट शुरू किया था जिसमें हमने वर्चुअल क्लासरूम तैयार किए थे, जिसमें हमने पंचकुला, गुड़गांव और करनाल में ये 3 क्लासरूम हमने CSR के माध्यम से, हीरो होंडा ने हमें मदद की और हमने ये क्लासरूम तैयार की जिसमें 6 to 12 तक के बच्चों को हम ट्यूशन्स देते हैं। क्योंकि साइंस, मैथ्स और ओलंपियाड की तैयारी करने के लिए कहीं ना कहीं बच्चों को स्कूल के अलावा एक अतिरिक्त कोचिंग की ज़रूरत होती है, तो वो कोचिंग सेंटर के माध्यम से हम उनको प्रोवाइड करते हैं। तो बच्चे अपना कंसेप्ट भी क्लियर करते हैं और जो बच्चे पढ़ाई में वीक हैं उनको एक बल मिलता है कि विदाउट पैसे निःशुल्क जो है वो यहाँ पे ये सीख पाते हैं। उसके अलावा हम जो बड़े शहर हैं वहाँ पे स्विमिंग पूल्स बनने जा रहे हैं जिसमें बच्चे ना केवल हेल्दी वेल्दी रहेंगे बल्कि वहाँ पे कंपटीशन की तैयारी कर सकते हैं। आर्चरी हमारा बहुत अच्छा चल रहा है महेंद्रगढ़ के अंदर। हम चाहते हैं कि बाकी जगहों पे भी शूटिंग और आर्चरी की जो ये मॉडल है इसको शुरू किया जाए। हाल ही में हमने बाल संगम प्रोजेक्ट शुरू किया है जिसमें बच्चे जो पेरेंट्स के साथ हॉस्पिटल्स में जाते हैं, क्योंकि उन पेरेंट्स को अपना इलाज कराना है, OPD में जाना है, तो छोटे छोटे बच्चे उंगली पकड़ के उनके साथ जाते हैं, ना केवल वहाँ पे इन्फेक्शन कैरी करते हैं बल्कि उनके बीमार होने की संभावनाएं बढ़ जाती है। तो उसके तहत हमने सभी हॉस्पिटल्स के अंदर एक रूम बाल संगम के तहत तैयार किया है जिसमें डे केयर टीचर्स हमारी वहाँ पे हैं, वो आयाज जो हैं वो संभालती हैं बच्चों को जब तक उनके पेरेंट्स का इलाज होता है। तो साथ साथ बच्चों एक्टिविटी करते हैं और वो जो इन्फेक्शन कैरी करने का डर होता है उससे वो बच जाते हैं। तो इस तरीके से डिफरेंट कॉन्सेप्ट हैं और आगे हम बाल विधानसभा का एक कॉन्सेप्ट भी लेके आ रहे हैं जिसमें 9वीं से 12वीं तक के जो बच्चे हैं उनका हम कंपटीशन करा के पार्टिसिपेट करवाएं कि 90 के 90 विधानसभाओं में 90 विधायक बाल विधायक बने, वो अपने एरियाज़ को रिप्रेजेंट करें, अपने एरियाज़ की प्रॉब्लम्स को जो है वो ऊपर तक जो है पहुंचाएं। और डेफिनेटली उसके अंदर ही एक मुख्यमंत्री और एक एजुकेशन मिनिस्टर, और जिस पैटर्न पे विधानसभा नॉर्मल चलती है उसी पैटर्न पे बाल विधानसभा चलाने का एक सपना है जिसको जल्दी ही पूरा कराऊंगी मैं। चलो, ये तो बहुत अच्छी बात है, आपके लिए शुभकामनाएं। बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कई प्रकार की योजनाएं चलाई जाती हैं, तो आप किन्हीं 2-3 योजनाओं के बारे में बताइए जिससे आप संतुष्ट है कि ये मेरे काम में बहुत अच्छी रही हैं मेरे कार्यकाल में। जो हमारे यहाँ पे सर्टिफिकेशन है वो गवर्नमेंट जॉब्स में भी वैलिडेशन है। जो बच्चे यहाँ से ब्यूटिशियन का कोर्स करके जाते हैं, जो बच्चे यहाँ से कंप्यूटर सीख के जाते हैं, हार्ट्रोन जैसी बड़ी उनके साथ भी हमारा टाई अप है, तो बच्चों को रिकॉग्निशन मिलती है और वो ये जो उनका ये सर्टिफिकेट है वो उनको आगे नौकरी प्राप्त करने के लिए बहुत ही मदद करता है। हम बच्चों को ऑनलाइन आईलेट्स और इंग्लिश स्पीकिंग कोर्सेज भी हमने शुरू करवाए हैं। ये बच्चों के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहते हैं। कहीं ना कहीं हरियाणा के जो छोरे छोरियाँ हैं वो वैसे तो बहुत तेज़ है पर कहीं ना कहीं इंग्लिश में स्पोकन इंग्लिश में मात खाते हैं, तो उसी प्रतिभा को निखारने के लिए ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। तो ये 2-3 चीज़ें हैं, मैं मानती हूँ कि बहुत अच्छा काम हो रहा है इस पैटर्न पे और बच्चे ना केवल पढ़ रहे हैं बल्कि उनके पंखों को उड़ान मिल रही है। अक्सर परिषद में देखा जाता है कि भर्ती प्रक्रिया में विवाद चलता रहता है, लेकिन आपके आने के बाद क्या इसमें ट्रांसपेरेंसी आई है? क्योंकि कहा जाता है कि जो अपने होते हैं सिर्फ उन्हीं को लगाया जाता है, नियमों की अनदेखी की जाती है और उनको लगाया जाता है, तो आप क्या मानते हैं? देखिए, मैं मानती हूँ कि जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, मुझसे पहले भी मानव सचिव जो रहे हैं हमारी सरकार में और मैं जो बनी हूँ, हमेशा एक ट्रांसपेरेंसी पैटर्न ही अपनाया गया है। जो आज मनोहर लाल जी का सपना है कि बिना पर्ची बिना खर्ची, और जो भर्ती है वो ट्रांसपेरेंसी से होनी चाहिए। यहाँ योग्य इंसान को ही योग्यता के हिसाब से लगाया जाता है। भाई भतीजावाद, क्षेत्रवाद जो था ये कांग्रेस के टाइम में हुआ करता था कि रोहतक के लोग ही लग रहे हैं और एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोग ही लग रहे हैं। अभी भी आप जब रिजल्ट उठा के देखेंगे आपको उसमें ना केवल ऑल कास्ट कॉम्बिनेशन बल्कि एक गरीब परिवार का बच्चा जहाँ पे एक रोटी नहीं पक रही थी, आज उस परिवार का बच्चा भी नौकरी लग रहा है। ये सबसे अच्छी बात है। बाल तस्करी के लिए आपकी मतलब क्या क्या योजनाएं बनी हैं? क्योंकि सैकड़ों बच्चे गायब हो जाते हैं और मिल भी नहीं पाते हैं, तो उसके लिए क्या क्या योजनाएं चलाई जा रही हैं? देखिए, हमारा जो बाल भवन है अरण्य राज्य बाल कल्याण, हमारे पास बच्चों की अडॉप्शन और उनकी परवरिश है। जो इनकी प्रोटेक्शन का काम है वो एक डिफरेंट यूनिट बाल आयोग के द्वारा चलाया जाता है। उसमें DCPOs हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर्स।
तो जितने भी बच्चों को लेके बाल अपराध होते हैं या उनसे तस्करी कराई जाती है या उनसे भिक्षा मंगवाई जाती है, तो उस यूनिट को वो डायरेक्टली कंट्रोल करते हैं। हम अपने ही प्लेटफॉर्म पे एक नया अभी मिशन लेके आ रहे हैं, जिसमें जो बच्चे भीख मांगते हैं उनकी कैसे रिहैबिलिटेशन हो सके, कैसे उनको पढ़ाया जा सके, कैसे उनको भीख से हटाकर जो है अपने पैरों पे खड़ा किया जा सके। तो उसके लिए हम मदद भी चाहते हैं, सभी एनजीओज़ की भी और उन लोगों की भी जो बच्चों को इन व्यवसाय में धकेलते हैं। कहीं न कहीं अपने फ़ायदे के लिए उन बच्चों को यूज़ किया जाता है, बच्चों को कहीं और स्टेट से लाकर यहाँ पे भीख मंगवाई जाती है। तो इसको रोकने के लिए हमें सबको ही इकट्ठे होकर एक मुहिम उठानी पड़ेगी, क्योंकि एक बचाता है और दूसरा शुरू करवा देता है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी है अगर हम अपने आप और अपने घर को सुधारें, और पुलिस प्रशासन का भी इसके अंदर बहुत सहयोग की ज़रूरत रहती है, ताकि जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो पढ़े लिखें अपनी उम्र में, ना कि भीख मांग के अपना गुजारा करें। बच्चों की लर्निंग को कितना ग्रो कर पाए हैं, मतलब कि वर्चुअल माध्यम से, जैसे कोविड टाइम में तो वर्चुअली हम काम कर रहे थे सब चीज़ों का, तो आज ये कारगर साबित हो रहा है, एक मतलब अच्छा साबित हो रहा है। तो क्या हम छोटे लेवल पे देखें, गाँवों में देखें, तो क्या पहुँच पा रहा है ये हमारा? देखिए डेफ़िनेटली शिक्षा हमारी अब पहुँचा जो पा रही है। टैबलेट हैं, माननीय मनोहर लाल जी के द्वारा सारे हरियाणा में बाँटे गए हैं। आज रिमोट से रिमोट एरिया में भी टावर्स लगाकर वहाँ पे इंटरनेट की सुविधा दी जा रही है। जो बच्चे बिल्कुल भी पढ़ नहीं पाते थे इस लैकिंग की वजह से, आज कोविड में आपने देखा है कि 2 ढाई साल के करीब बच्चे जो है स्कूल नहीं जा पाए, पर उनकी शिक्षा पर कोई भी असर नहीं पड़ा, क्योंकि वर्चुअल क्लासरूम्स लगाए गए, बच्चों को फ़ोन्स और टैबलेट्स दिए गए ताकि वो क्लासेस अटेंड कर सकें। और आज का ज़माना जो है वो सोशल मीडिया का ज़माना है, और इससे अगर आप वंचित हैं, इस प्लेटफॉर्म पे आप नहीं हैं, तो आप कहीं न कहीं दुनिया से कटे हुए हैं। तो बच्चों को ये शिक्षा तो बहुत ज़रूरी है, पर साथ-साथ उनके ऊपर निगरानी भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि किसी चीज़ के अगर फ़ायदे होते हैं तो नुकसान भी साथ-साथ होते हैं। तो आज इंटरनेट की सुविधा की वजह से हर चीज़ एक्सेसिबल है, उन बच्चों को जो चीज़ें नहीं देखनी चाहिए वो भी देखने को मिल जाती हैं। तो कहीं न कहीं वो पेरेंटिंग कंट्रोल भी होना ज़रूरी है, और उसके लिए भी स्कीम्स बननी चाहिए। ऐसे लॉक्स लगे, ऐसी प्रोहिबिशन हो कि बच्चे उन साइट्स तक ना जा पाएँ जो उनके लिए खतरनाक हैं। जी, धन्यवाद, आपने हमें टाइम दिया।